हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, अभी तक हमने चैप्टर 1 के पार्ट 1 आपको दिया हुआ है, जिसमें हमने आपको बताया था लेखा शास्त्र के परिचय के बारे में। आज हम पार्ट 2 एक और दे रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि पुष्पालन और लेखाक्रम में अंतर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं पुष्पालन और लेखाक्रम में अंतर। सबसे पहले क्या होता है कि जो पहले इन दोनों शब्दों को समान अर्थ में ही प्रयोग किया जाता था। किसे? पुष्पालन और लेखाक्रम को। अब क्या है कि क्योंकि लेखांकन का जो कार्य बहुत ही सरल तथा संक्षिप्त था, लेकिन आधुनिक युग में लेखांकन का कार्य बहुत ही विस्तृत तथा जटिल हो गया है। क्यों हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। अतः अब पुष्पालन और लेखाक्रम का कार्य अलग अलग पंक्तियों द्वारा किया जाता है, जिनमें इनमें अंतर पाया जाने लगा। ठीक है, अलग अलग वर्ग का यानी कि अलग अलग कार्य जब उनमें करेंगे तो उनमें अंतर पाया जाएगा। जहां पुष्पालन का कार्य समाप्त होता है, वहीं से लेखाक्रम का कार्य क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये चीज देखा है, जहां से पुष्पालन का कार्य समाप्त होगा वहीं से लेखाक्रम का कार्य आरंभ होता है। और वो कैसे होता है वो आप जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है व्यापारिक लेन देन। अब व्यापारिक लेन देन पुस्तपालन में कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? पुस्तपालन में व्यापारिक लेन देनों को जनरल लेखा किया जाता है। ठीक है, यानी जनरल के द्वारा करेंगे। और लेखाक्रम में क्या करेंगे? लेखाक्रम में व्यापारिक लेन देनों से संबंधित लेखा शुद्धता की जांच की जाती है। ठीक है, जब हम कोई लेन देन करते हैं तो उसमें शुद्धता की जांच करेंगे, और इसमें क्या करेंगे? केवल जनरल एंट्री से ही लेन देन करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में क्या करते हैं? खतियाना तैयार करते हैं। पुष्पालन में जो जनरल लेखे किए गए लेखों से संबंधित खातों में खतियाया जाता है। अब कैसे करना है ये आप देख लीजिए। सेकंड पॉइंट में जो लेखाक्रम है वो क्या करता है? शुद्धता की जांच करता है, लेकिन ये क्या करता है? केवल जनरल एंट्री ही तैयार करता है। इसके थर्ड पॉइंट में योग और शेष निकालना। अब ये देख लीजिए, योग और शेष इसमें निकलता है नहीं निकलता है पुष्पालन में। अब पुष्पालन में क्या बोलता है कि इसमें जनरल का योग खातों के योग के लगाकर शेष निकाला जाता है। मान ली जनरल जब हम बना रहे हैं, जनरल एंट्री हम बना रहे हैं, उनका योग लिखते हैं, और योग लिखने के बाद में सबसे नीचे शेष निकाल देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? हम खातों की बाकियों की शुद्धता की जांच किसके द्वारा करते हैं? तलपट के द्वारा करते हैं। इसका जनरल एंट्री से करेंगे, इसका क्या करेंगे? तलपट के द्वारा करेंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस से करेंगे। उसके बाद में समायोजन का भूल सुधार के लेखे करना। अब भूल के सुधार के लेखे किस तरीके से करते हैं ये भी आप देख लीजिए। इसमें समायोजन में भूल सुधार के लेखे नहीं किए जाते हैं। ठीक है, किसमें नहीं किया जा सकता है? पुष्पालन में। क्यों नहीं किया जा सकते? क्योंकि इसमें जनरल ही लेन देन कर सकते हैं। जनरल में हम लिख करके दिखाएंगे कि इसका लेन हो रहा है, इसका लेन कर रहे हैं, इसका देन कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है? समायोजन में जो हम भूल करते हैं, यानी कि जो गलती से रह जाता है, वहां पर हम लेखाक्रम में दिखाते हैं। ठीक है, उसका लेखा करते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस उद्देश्य में सभी व्यापार को तिथिवार लिखना तथा माल व रोकड़ की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। किसमें? पुस्तपालन में। अब जो लेखाक्रम में हम वो लेखाक्रम में क्या बोलेगा? इसका उद्देश्य व्यापार में लाभानी ज्ञात करना तथा आर्थिक चिट्ठा आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होना, यानी कि पूरे वर्ष का निकाल करके दिखाना। ठीक है स्टूडेंट, जो भी हमें पूरे साल में लाभ और हानि होती है उसका आर्थिक चिट्ठा निकालना, वो किसमें निकालते हैं? लेखाक्रम में। लेकिन इसमें क्या दिखाते हैं? केवल तिथिवार और माल और रोकड़ की स्थिति का ज्ञान ही दिखाते हैं। ठीक है, अब अंतिम खाता बनाना, इसमें हम अंतिम खाता बनाते हैं? जी नहीं, इसमें हम अंतिम खाता नहीं बनाते, केवल लेन देन का विवरण करते हैं, वो भी जनरल के द्वारा। लेकिन इसमें अंतिम खाते बनाए जाते हैं लेखाक्रम में, क्योंकि लेखाक्रम क्या हो गया? अब हमारा बड़े विवरण में आ गया, और पुष्पालन हमारे केवल छोटे विवरण में है, जो कि जनरल में बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने देख लिया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट में क्या दे रखा है? विशिष्ट योग्यता। अब विशिष्ट योग्यता कैसी होती है? इसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होना बहुत जरूरी नहीं है। किसमें? पुस्तपालन में। ठीक है, और इसकी कार्य में सरलता भी नहीं होती है। किसमें? पुस्तपालन में, क्योंकि इसे हाथ से लिखना पड़ता है, पूरा विवरण दिखाना पड़ता है, हमें नहीं पता चलता है इसकी शुद्धता का ज्ञान भी। ठीक है, लेखाक्रम में क्या होता है? लेखा विधि के लिए विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है। इसमें प्रशिक्षित लिपिक की आवश्यकता होती है, जो पढ़ा लिखा होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब लेखाक्रम का ज्ञान किसमें होता है? इसमें लेखाक्रम का ज्ञान नहीं होता। सिंपल सी बात है, लेखाक्रम का ज्ञान तो लेखाक्रम में ही होगा। अवस्था, इसकी प्रथम अवस्था होती है और इसकी द्वितीय अवस्था होती है। पुष्पालन हमारा सबसे पहले आया था, तो इसलिए इसे प्रथम अवस्था में माना जाता है। लेखाक्रम बाद में बनाया जाता आया है, तो वो हमारा द्वितीय और अंतिम अवस्था में माना जाएगा। विपंडन, विपंडन स्टूडेंट बहुत आता है। विपंडन आपसे पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में, क्या होता है? इसमें लेखे लेखाक्रम के नियमानुसार करते हैं। ठीक है, और इसमें लेखाक्रम स्वयं नियमों के
निर्धारण पर कर सकते हैं। और इसमें समय कार्य प्रतिदिन किया जाता है, किसमें, पुस्तपालन में, और इसका कार्य अंतिम खाते बनाने में किया जाता है, किसमें, लेखाक्रम में। इसकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता, किसकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है, पुस्तपालन की। और लेखाक्रम की आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपने देखा कि पुस्तपालन और लेखाक्रम में किस तरीके से अंतर दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में देखेंगे पुस्तपालन एवं लेखाक्रम के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से जो आपका एग्जाम में बनकर आता है। जैसे हमने बताया कि पुस्तपालन और लेखाक्रम में अंतर बताइए, तो ये आपका एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में जो दे रखा है पुस्तपालन लेखाक्रम के उद्देश्य, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनकर आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनकर आते हैं, मैं ये भी बता दूं कितने नंबर के बनकर आएंगे स्टूडेंट। तो ये नंबर जो क्वेश्चन बनकर आएंगे हमारे 2 नंबर के और 4 नंबर के बनकर आएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, क्रिया विक्रय तथा शेष रहतियों का ज्ञान हमें पुस्तपालन में और लेखाक्रम में होना चाहिए। एक निश्चित काल के आय और व्यय का ज्ञान भी हमें पुस्तपालन में होता है। लाभ और हानि का ज्ञान भी हमें पुस्तपालन और लेखाक्रम में ही होगा। संपत्ति व दायित्व दोनों में होता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पुस्तपालन और लेखाक्रम के उद्देश्य में दोनों को बताना है। देनदारों व लेनदारों के विषय का ज्ञान भी हमें पुस्तपालन और लेखाक्रम से ही मिलता है। फिर इसके बाद में रोकड़ स्थिति का ज्ञान पुस्तपालन और लेखाक्रम से होता है। ठीक है, पूंजी का सही ज्ञान, व्यवसायिक आवश्यकताओं का ज्ञान और भूलों से बचाव, साख प्राप्ति से सुविधा। ठीक है, साख प्राप्ति में सुविधा। तो स्टूडेंट जो भी मैंने अभी आपको ये बताया है, ये पुस्तपालन लेखाक्रम के उद्देश्य होते हैं। अब ये उद्देश्य जो भी बात बता रहे हैं, वो सारे उद्देश्य जो बात बता रहे हैं वो लेन देन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्रिय विक्रय है वो हमारा लेन देन से संबंधित है। निश्चित काल में आय व्यय है, ये भी हमारा लेन देन से संबंधित है। लाभ हानि लेन देन से संबंधित है। संपत्ति दायित्व ये भी लेन देन से संबंधित है। आर्थिक स्थिति लेन देन से संबंधित है। देनदारों लेनदारों से का विषय का ज्ञान ये भी हमारा क्या है, लेन देन से संबंधित है। तो स्टूडेंट ये सब जो हमारी जो विशेषताएं बता रहे हैं यानी उद्देश्य जो बता रहे हैं, ये हमारे लेन देन से संबंधित है। चलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो यहाँ पर बताई गई हैं ये भी जान लीजिए क्या है। महत्वपूर्ण शब्दों का स्पष्टीकरण। स्टूडेंट यदि आपको इसके बारे में पता है तो ये जान लीजिए, नहीं पता है तो जान लीजिए, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके 12th तक पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आप 9th में, आप अभी इसी वक्त 11th में हो और ये 11th का ही टॉपिक है। ठीक है, 11th में ये क्वेश्चन हमारा वैसे 9th से शुरू हो जाता है। 9th में हमसे पूछ ले जाता है कि पूंजी क्या होती है, यानी कि कैपिटल होती है। और पूंजी यानी कि हमारी क्या होती है, पूंजी सभी को पता है, हमारी रुपए पैसे मनी ये चीजें हमारी पूंजी में आती हैं। और ये पूंजी हमारी सिर्फ रुपए पैसों से नहीं होती है, ये हमारी धन संपत्ति से होती है, दायित्व से होती है, तब जाकर के हमारी पूंजी बनती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इनके बारे में आज जान लेते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पूंजी। पूंजी क्या होती है स्टूडेंट, ये मैंने अभी आपको बताया। पूंजी हमारी धनराशि, माल, संपत्ति को पूंजी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पूंजी क्या होती है। ठीक है, तो पूंजी आप क्या बताओगे, धनराशि, माल और संपत्ति को क्या कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। ये व्यवसाय के स्वामी यानी कि व्यवसाय में लगाता है और क्या होता है उससे, चालू व्यवसाय। ठीक है, कुल संपत्तियां, बाह्य देय राशि घटाने के पश्चात शेष धनराशि पूंजी निकाली जाती है। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे पूंजी दे रखी है, जो हमारी कुल संपत्तियां हैं माइनस कुल दायित्व है, उनको घटा करके हमें क्या निकालना होता है, पूंजी निकालना होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो कैपिटल है, पूंजी को क्या बोलते हैं, कैपिटल, और कुल संपत्ति को क्या बोलते हैं, टोटल एसेट्स, और कुल दायित्व को क्या बोलते हैं, टोटल लायबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, दायित्व या देयधन। स्टूडेंट दायित्व को ही देयधन बोला जाता है। अब ये देयधन होता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। दायित्व जो होता है वह धन जो व्यापारी को दूसरों को देना होता है, यानी कि जो व्यापारी दूसरों को देते हैं वही दायित्व कहलाते हैं। अब ये समझ लीजिए, ये कैसे दिखा रखा है, जैसे कुल दायित्व है, तो कुल दायित्व हमें क्या करना है, कुल संपत्तियों में से पूंजी को घटा करके दिखाना है, तब जाकर के हमारा क्या होता है, कुल दायित्व निकल करके आता है। अब ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, चालू दायित्व और स्थायी दायित्व, इसके भी 2 भाग होते हैं, चालू दायित्व और स्थायी दायित्व। तो चालू दायित्व जो होते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, चालू होता क्या है। चालू दायित्व ऐसे दायित्व जिसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है, चालू दायित्व किसे कहते हैं, ये चालू दायित्व होता क्या है। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे दायित्व
जिनका भुगतान 1 वर्ष के अंदर कर दिया जाता है उन्हें देय हो जाते हैं, उसे चालू दायित्व कहते हैं। ठीक है, अब चालू दायित्व यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता ही देती हूँ चालू दायित्व होता क्या है। देय बिल, ठीक है, बैंक अधिविकर्ष, लेन देन, अदत्तव्यय, ऐसे हमारे चालू दायित्व होते हैं। स्टूडेंट अब लाइफ स्थायी दायित्व जो होता है वो भी आप जान लीजिए स्थायी दायित्व क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे सभी दायित्व जो चालू दायित्व नहीं होते, चालू दायित्व नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है स्थायी दायित्व होंगे। ठीक है, अब चालू दायित्व मैंने अभी आपको बताया था जिनका भुगतान 1 वर्ष के अंदर अंदर किया जाता है, तो सिंपल सी बात है इनका भुगतान 1 वर्ष के अंदर अंदर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दीर्घकालीन ऋण होते हैं एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे दीर्घकालीन ऋण यानी कि लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, ऋण पत्र, ये चीज हमारी क्या होती है, स्थायी दायित्व में आती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संपत्तियां। अब संपत्तियां, जैसे कि यहाँ पर संपत्तियां दे रखी है स्टूडेंट, सभी को पता है कि संपत्ति होती क्या है। नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि वे सभी वस्तुएं जिन पर किसी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होता है, स्थायी या अस्थायी रूप से उसे चलाने के लिए लाभ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह व्यापार में सहायक होता है, संपत्ति कहलाती है। अब संपत्ति जैसे कि कुल संपत्ति है, अब संपत्ति निकालने के लिए कुल दायित्व में पूंजी को जोड़ा जाता है, तो तब जाकर के हमारा क्या होता है, कुल संपत्तियां निकल के आती है। अब ये हमारे जो आप देख रहे हो ना, स्थायी दायित्व, अस्थायी संपत्तियां, काल्पनिक या बनावटी संपत्तियां, अदृश्य संपत्ति और तरल संपत्तियां, ये हमारी सारी संपत्तियां ही होती हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ मैं यहाँ पर। स्थायी संपत्तियां होती क्या है स्टूडेंट, ऐसी संपत्ति जो व्यवसाय में चलाने के लिए क्रिया की जाती है। ये जो स्थायी संपत्ति आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये हमारा क्या है, ये चलाने की व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य में क्रिया की जाती हैं, ये हमारी स्थायी संपत्ति होती हैं। अब भूमि व भवन, ये हमारा स्थायी संपत्ति होती है। फर्नीचर, मशीनरी, कार एक्सेट्रा। अब अस्थायी संपत्ति क्या होती है, ये भी मैं आपको बता दूं, जिस संपत्ति में वृद्धि या कमी सामान्यतः रूप में होती है वो हमारी क्या होती है, अस्थायी संपत्तियां होती हैं। फिर से बता रही हूँ, जिन संपत्तियों में वृद्धि या कमी सामान्यतः रूप में होती रहती है वो हमारी क्या है, अस्थायी संपत्तियां हैं। देनदार, प्राप्य बिल, ये हमारे क्या है, रोकड़, ये अस्थायी संपत्तियां में ही आते हैं। अब काल्पनिक या बनावटी संपत्तियां सबको पता है, काल्पनिक या बनावटी यानी कि जो दृश्य आपके माइंड में होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ माइंड में कैसे चलाया जाता है। वे संपत्तियां जो वास्तव में संपत्तियां नहीं होती, जैसे कि आप मान के बैठे हो कि ये हमारी संपत्ति है जो कि नहीं होती, परंतु चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में दिखा दी जाती है। अब संपत्ति पक्ष में दिखा तो देते हैं, वो कौन सी संपत्ति होती है ये मैं आपको बता दूं, जैसे प्रारंभिक व्यय। ठीक है, प्रारंभिक व्यय हमारे काल्पनिक या बनावटी संपत्ति होती है। ठीक है स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट है अदृश्य संपत्ति। अब अदृश्य संपत्तियां जो होती हैं वो भी जान लीजिए। अदृश्य संपत्ति जैसे कि ख्याति हमारी स्टूडेंट अदृश्य संपत्ति होती हैं। ये बाजार में क्रय विक्रय नहीं की जा सकती, यानी कि जो ख्याति है उसको ना तो आप खरीद सकते हो और ना ही बेच सकते हो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट में तरल संपत्तियां। स्टूडेंट तरल संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं जो रोकड़ में आसानी से परिवर्तित की जा सकती हैं। ठीक है, जैसे बैंक खाता। अब बैंक खाता रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। बैंक में खाता खोलोगे तो सिंपल सी बात है रोकड़ का लेन देन करोगे। प्राप्य बिल यानी कि जो बिल है प्राप्त करोगे वो रोकड़ से संबंधित होता है। विविध देनदार वो भी रोकड़ से संबंधित होता है। तो ये चीजें जो है हमारी तरल संपत्तियों में आती है। स्टूडेंट ये चीज तो आपने जान ली। चलिए आगे देखते हैं आगम। अब आगम होता क्या है ये चीज और आप जान लीजिए 4th पॉइंट में। ठीक है, व्यापारिक में जो लेन देन के कारण होता है वो व्यापारी की पूंजी में वृद्धि करता है। ठीक है, अब वृद्धि कैसे करता है, जैसे विक्रय से प्राप्त राशि, कमीशन प्राप्ति, जो भी प्राप्त होता है वो आगम प्राप्ति में आता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है स्टूडेंट व्यय। अब व्यय यानी कि जैसे कि खर्चा, मजदूरी, भाड़ा, वेतन, डाक व्यय एक्सेट्रा। ठीक है, 6 पॉइंट में हमारा क्रिया दे रखा है यानी खरीदना। 7th में विक्रय यानी बेचना। रहते यानी कि स्टॉक। देनदार यानी ऋणी होता है। लेनदार यानी ऋणदाता धनी होता है। हानियां हो सकती हैं। व्यापार का स्वामी होगा। आहरण यानी कि ड्राइंग होगा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो महत्वपूर्ण शब्दों का स्पष्टीकरण करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आपने जान ली। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, नगद छूट और व्यापारिक छूट में अंतर। अब नगद छूट और व्यापारिक छूट होते क्या है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत बनकर आता है कि नगद छूट और व्यापारिक छूट में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसका अंतर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, व्यापारिक छूट और नगद छूट का। चलिए सबसे पहले क्या टॉपिक दे रखा है, उद्देश्य दे रखा है।
व्यापारिक छूट का जो उद्देश्य है माल की बिक्री बढ़ाना है। नगद छूट का उद्देश्य शीघ्र भुगतान प्राप्त करना होता है। इसकी दशा क्या होती है? किसकी? व्यापारिक छूट की। व्यापारिक छूट एक निश्चित मूल्य से अधिक अथवा निश्चित मात्रा से अधिक माल क्रय करने पर दी जाती है। और नगद छूट जो है वो निश्चित अवधि के भीतर अंदर ही अंदर निश्चित तिथि के पहले भुगतान पर कर दी जाती है। फिर उसके बाद में व्यापारिक छूट का समय जो होता है वो खरीदते समय होता है और नगद छूट का समय जो होता है वो भुगतान प्राप्त करते समय की जाती है। फिर उसके बाद में व्यापारिक छूट है राशि को बीजक में से घटा दिया जाता है और नगद छूट को राशि को भुगतान के समान समय दे अथवा प्राप्ति राशि में से घटाया जाता है। ठीक है। व्यापारिक छूट का जो लेखा है वो किस में किया जाता है? पुस्तकों में नहीं किया जाता है। ठीक है। लेकिन इस छूट का लेखा हमें करना पुस्तकों में किया जाता है, पुस्तकों में कर सकते हैं। ठीक है। व्यापारिक छूट में छूट की गणना वस्तु के मूल्य पर की जाती है और नगद छूट में जो गणना की जाती है वो राशि पर की जाती है। ठीक है। इतना आप समझ ही गए होंगे। तो स्टूडेंट जो नगद छूट है व्यापारिक छूट है ये क्वेश्चन बनकर बहुत आता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए, तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।